शादी हुए काफी समय हो गया था, परंतु अभी तक गौरी कवि के यहाँ कोई संतान न थी। पहले तो उसका पति कालू कौवा उससे बहुत प्यार करता था, परंतु अब उसका पति भी उसे हर समय बांझ होने के ताने देता रहता था। क्या क्या आशाएं थी मेरे दिल में, हमारे बच्चे होंगे, भरा हुआ परिवार होगा। मुझे क्या पता था कि तुम बांझ हो और मैं एक बांझ कवि को ब्याह कर ले आया हूँ। संतान का होना या ना होना मेरे बस की बात थोड़ी है। अगर हमारे भाग्य में संतान हुई तो भगवान हमें जरूर देगा। अब जाओ और अपना भोजन ले आओ। मैं कहाँ से भोजन ला ला कर पेट भरूं तुम्हारा। पति जी, सबके पति ही भोजन लाते हैं, आप कौन सा अकेले मेरे लिए भोजन लेकर आते हो। एक बार कहा कि जाओ, आज के बाद अपना भोजन तुम खुद ही लाया करोगी। वो गौरी कवि वहाँ से जाने ही वाली थी कि वहाँ कालू कौवे का मामा जी आ जाता है। आए आए मामा जी, आज बिना बताए ही कैसे आना हुआ। एक जरूरी काम से आया हूँ। ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी के कोई अंडा हुआ अभी तक या नहीं। मामा जी, वही रोना तो मैं अभी अभी रो रहा था। मेरा भी दिल करता है कि मेरी भी संतान हो, और ये बांझ है कि हर समय खाने पर जोर देती रहती है। इसे तो संतान की जरूरत ही नहीं। ये आप मेरे दिल से पूछ कर देखें, आप तो रात को सो जाते हो और मैं सारी रात रोती रहती हूँ। शादी के बाद हर कवि की इच्छा होती है कि वो माँ बने। कालू, मेरे पड़ोस में एक कवि रहती है, उम्र भी ज्यादा नहीं है। वो शादी करना चाहती है, उससे मैंने तुम्हारी बात की है। मामा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप मेरे ऊपर सौतन लाने की सोच रहे हैं? तुम बांझ हो और हम कब तक इंतजार करें। पूरा 1 साल तो हो गया है तुम्हारी शादी को। मामा जी, मेरी तरफ से हाँ है। आप जाएं और बात पक्की करें उस कवि जी से। गौरी कवि से ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कुछ कर भी तो ना सकती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। बात तो मैंने पक्की कर दी है। तुम कल आना और ब्याह कर ले आना उसे। वो तुम्हारे घर को अच्छे से संभालेगी और फिर जल्दी ही तुम्हारे घोंसले में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। क्या बात है गौरी बहन, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, संतान का ना होना पक्षियों की बस की बात तो होती नहीं। कालू हर समय मुझे बाज बाज कहता रहता है, और अब तो वो मेरा भोजन भी नहीं लेकर आता। अगर संतान न हो तो ऐसे ताने तो हम मम्मा पक्षियों को सुनने को मिलते ही हैं। आज कालू का मामा जी आए हुए थे और वो तो कालू की दूसरी शादी कर रहे हैं। गौरी, मुझे तो पहले ही डर था इस बात का। अगर कालू की हाँ है तो फिर तो वो दूसरी शादी करके ही रहेगा। उसने तो मेरी भी शर्म ना की, मेरे सामने ही मामा जी को हाँ करती थी। अच्छा, अब चुप कर जाओ। ये लो अमरूद खा लो, तोता देकर गया था मुझे, बहुत मीठा है। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है, गौरी और चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। वो मेरी लाल वाली पगड़ी जो मैंने शादी पर पहनी थी, वो कहाँ रखी हुई है? वहाँ पड़ी है। और वो फूलों की माला कहाँ है? वो भी है, परंतु जब आपने मुझसे शादी की थी तो मुझे वचन दिया था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। तो मैं छोड़ कब रहा हूँ तुम्हें? मैं तो अपने मामा जी के कहने पर दूसरी शादी कर रहा हूँ, और वो भी संतान के लिए। अगर तुम बांझ ना होती तो मैं कभी भी दूसरी शादी ना करता। आपको मुझसे प्यार ही ना था। अगर मुझसे प्यार होता तो आप कभी ऐसा ना करते। मैं मानती हूँ कि संतान के बिना रहना बहुत मुश्किल है, परंतु जितनी संतान की इच्छा आपकी है, मेरी भी तो है। कालू दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है, जबकि गौरी सारी रात जाकर गुजारती है। सुबह हो जाती है, कालू जी भी उठ जाते हैं और शादी की पूरी तैयारी कर लेते हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ? पति जी, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि आप दूसरी शादी भी कर सकते हो। शाम को विश्वास हो जाएगा, जब शाम को मैं पिंकी को साथ लेकर आऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो तो कुछ ज्यादा ही तेज उड़ रहा था, उसे तो दूसरी शादी का कुछ ज्यादा ही शौक हो रहा था। आओ भी कालू, तुम तो सुबह सुबह ही आ गए हो। मामा जी, मैंने सोचा कहीं मुझे देर ना हो जाए, इसलिए सारी तैयारी तो मैंने रात को ही कर ली थी। तो फिर चलो, पिंकी को भी मैंने कल ही बता दिया था,
वो भी तैयार ही होगी। फिर कालू और उसका मामा जी पिंकी कव्वी के घर जाते हैं। पिंकी जी, मैं कालू हूँ। मामा जी ने बताया ही होगा आपको मेरे बारे में। आपको बहुत खुश रखूंगा मैं। खाने में मकई का भुट्टा बहुत पसंद है मुझे, और कभी कभी मिठाई भी। मैं आपके लिए तरह तरह के भोजन लाया करूँगा। अगर ठीक से रहे तो रखना उस बुड्ढी कवि को, लड़ाई करे तो भगा देना, और हाँ, उसे कहना कि अपना भोजन भी खुद ही लाया करे। मामा जी, आप चिंता न करें। पिंकी के होते हुए मुझे उसकी क्या जरूरत। अगर कोई उल्टी सीधी बात की तो दो चार लगाकर भगा दूंगा। कबूतर और चिड़िया गोरी कव्वी के पास आते हैं। गोरी बहन, आज मैंने देखा कालू दुल्हा बने कहीं जा रहा था। कबूतर और चिड़िया, मैं तो लुट गई। वो दूसरी शादी करने गया हुआ है और शाम को नई पत्नी को साथ ही लेकर आएगा। मरे उसका बुड्ढा मामा जिसने दूसरी शादी करवाई उस कालू की। गोरी बहन, मैं आपको यही समझाने आई हूँ कि आप ज्ञान से काम लेना और लड़ाई न करना। अगर ऐसे लड़ाई करोगी तो कालू आपको घर से निकाल देगा। अब इस उम्र में कहाँ जाओगी? ये पापा पक्षी तो दूसरी शादी खुशी से कर लेते हैं और पहली वाली को तो सिर्फ वो बोझ समझते हैं। मैं समझती हूँ चिड़िया बहन, जिंदगी भी तो गुजारनी है। मैं किसी बात पर भी लड़ाई नहीं करूँगी। वो ऐसे बैठे हुए थे कि कालू कौवा भी अपनी पत्नी को साथ लेकर आ जाता है। अच्छा ही हुआ चिड़िया और कबूतर, तुम भी यही हो। मेरी शादी की मिठाई खाते जाना। शक्ल से तो नहीं लगता कालू तुमने शादी संतान के लिए करवाई है। मुझे तो लग रहा है बहुत शौक था तुम्हें दूसरी शादी का। हम नहीं खाते तुम्हारी मिठाई। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। भोजन लाऊं आपके लिए? सोतन जी हो आप क्या मेरी? मैं पहले तो बहुत गुस्से वाली थी, अब मुझे सब बर्दाश्त करना होगा। मैं सब करूँगी कालू, परंतु मुझे घर से ना निकालना। मैं अगर अपनी माँ के पास गई तो मेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी। तो फिर जाओ और अपनी सोतन के लिए भोजन लेकर आओ। फिर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। वो टूटे हुए दिल के साथ उड़ी जा रही थी। एक मम्मा पक्षी अपनी सोतन को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? वो नदी पर जाती है और वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। कबूतर जो पास में बैठा हुआ था गोरी को देख वहाँ आ जाता है। गोरी, चुप कर जाओ। एक दो दिन की बात होती तो तुम रोती, अब तो सारी जिंदगी उस सोतन के साथ ही गुजरेगी तुम्हारी। मुझे दुख तो इस बात का है कि कालू मुझे नफरत से बुलाता है, हर बात पर मेरी इंसल्ट करता है। कबूतर के पास कुछ मकई के दाने थे, वो दाने कबूतर कव्वी को दे देता है। कबूतर भैया, मुझे माफ कर देना। मैंने कई बार आपकी बेइज्जती की, परंतु आप सब फिर भी मेरा इतना ख्याल रखते हो। आप ये दाने खा लें, मुझे पता है आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। गोरी वो मकई के दाने खा लेती है। अब मुझे जाना होगा। मुझे अपने पति और सोतन जी के लिए भोजन की खोज भी करना है। गोरी जैसे ही उड़ने लगती है उसे चक्कर सा आता है और साथ ही उसका जी मचलाता है और वो फिर से बैठ जाती है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया, क्या हुआ गोरी को? मेरे पास कुछ दाने मकई के थे, वो कबूतर ने मुझे दे दिए। बस मैंने खा ही थे कि चक्कर सा आ गया और जी मचलाने लग गया। गोरी, आपको बधाई हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको अंडा होने वाला है, आप गर्भवती हो। मैं जब पहली बार माँ बनी थी तो
थे। जब वापस आए तो घर टूटा पड़ा था। अब इस रात के समय में तो हम अपना घर बना नहीं सकते, सुबह को ही घर बनाने का काम शुरू करेंगे। रानो प्लीज हमें आज की रात अपने घर में रहने दो, हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा ये बात है तो आ जाओ, लेकिन सुबह होते ही अपने घर का काम शुरू कर लेना। हाँ हाँ रानो तुम चिंता ना करो, हम सुबह होते ही अपने घोंसले का काम शुरू कर देंगे। तुम एक नेकी और कर दो, कुछ खाने को ही दे दो, भूख बहुत लग रही है। और फिर रानो चिड़िया उन्हें खाने को भोजन दे देती है और फिर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह रानो चिड़िया मुंह अंधेरे ही उड़ जाती है, जबकि कालू कौवा और गोरी कौवी अभी तक सो रहे थे। कालू भैया अब आप उठ जाएं, सुबह हो गई है, अब आपको जाना चाहिए और अपने घोंसले का काम शुरू कर देना चाहिए। रानो चिड़िया बस उठने ही वाला हूँ, कल दूसरे जंगल से सफर करके आया था, इसलिए थकावट कुछ ज्यादा ही हो गई है। तुम जाओ, मैं भी गोरी को उठाकर अभी चला जाता हूँ। और फिर रानो चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा फिर से सो जाता है। ऐसे ही दोपहर हो जाती है और फिर कालू कौवे की आँख भी खुल जाती है। कालू कौवा गोरी को भी जगा देता है। गोरी गोरी उठो, देखो कितनी दोपहर हो गई है, चलो जाकर अपने घोंसले को बनाने का काम शुरू करते हैं। कालू आज रात कितनी अच्छी नींद आई है ना, मजा ही आ गया सोने का। कितना नरम नरम घोंसला बनाया हुआ है रानो चिड़िया ने। ऐसा घोंसला बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है जो तुम कभी भी नहीं कर सकती। कालू मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। अब क्या सोच रही हो, कहीं इस घर पर कब्जा करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? कालू तुम्हें मेरे मन की बात का कैसे पता चल गया? मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे मेरा भी वही ख्याल है जो तुम्हारा है। तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है बाहर जाने की? चलो दरवाजा लॉक कर दो, दाना तो पड़ा ही है चिड़िया का, हम थोड़ा सा सो लेते हैं और जब चिड़िया आएगी तो हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी सो जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। रानो चिड़िया भी दाना ढूंढकर आ जाती है। रानो चिड़िया जब आती है तो दरवाजा अंदर से लॉक था। रानो चिड़िया दरवाजा जोर से बजाती है। गोरी लगता है रानो आ गई है, तुम ठहरो मैं अभी इसे भगाती हूँ यहाँ से। और गोरी कौवी खिड़की से रानो को कहती है, क्यों भी चिड़िया क्या बात है, क्यों दरवाजा ऐसे बजा रही हो, तोड़ना है क्या? रानो चिड़िया तो गोरी की बात सुनकर हैरान रह जाती है। गोरी दरवाजा खोलो, मैंने अंदर आना है और तुम अभी तक गए नहीं, क्यों? हम क्यों जाएं अपना घर छोड़कर? गोरी ये तुम क्या कह रही हो, ये मेरा घर है, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो वरना मैं सब पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगी। जिसे भी इकट्ठा करना है कर लो, ये हमारा घर है। गोरी प्लीज इतना जुल्म ना करो मेरे साथ, बाहर ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो मुझे अंदर आने दो। लेकिन गोरी कौवी रानो चिड़िया की एक नहीं सुनती। रानो चिड़िया तो बेचारी बस बंद दरवाजा देखती रह जाती है। रानो चिड़िया इस समय बहुत बेबस थी। वो ऐसे ही वहाँ से थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उस पेड़ के पास ही एक तरबूज की बेल थी जिस पर 2 तरबूज लगे हुए थे। चिड़िया तुम उदास क्यों बैठी हो? वो कालू और गोरी ने मेरा घर मुझसे छीन लिया है, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? सर्दी भी इतनी ज्यादा है, मैं रात कैसे गुजारूंगी? चिड़िया क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? आप तो एक तरबूज हैं। रानो चिड़िया ये जो मेरे साथ तरबूज पड़ा है, तुम चाहो तो इसे अपना घर बना सकती हो। मैं तरबूज को कैसे अपना घर बना सकती हूँ? बस थोड़ा सा इसमें सुराख कर लो, ये अंदर से खोखला है, और फिर तुम इसके अंदर अपना घर बना लेना, ये तुम्हें ठंड से बचा लेगा। मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए वरना इस ठंड में तो मैं मर जाऊंगी। और फिर चिड़िया उस तरबूज के अंदर एक सुराख करती है। वो तरबूज तो अंदर से सच में खोखला था और उसके अंदर नरम नरम घोंसला भी था। रानो चिड़िया उस तरबूज के अंदर चली जाती है। रानो चिड़िया को तरबूज के अंदर बहुत ज्यादा गर्माइश मिलती है और वो आराम से सो जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया फिर जल्द ही उठ जाती है और दाने की तलाश में निकल जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी भी रानो चिड़िया के घोंसले में बहुत मौजें कर रहे थे। कालू देखा मैंने रानो चिड़िया को कैसे डराया, वो दोबारा नहीं आई हमसे अपना घर वापस लेने। कोई वैसे तो हो बड़ी शैतान, दूसरों की चीजों पर कब्जा करना तो कोई तुमसे सीखे। अब चलो थोड़ा बहुत भोजन भी ढूंढ लाए, रानों का जमा किया हुआ भोजन तो तुम एक ही दिन में खत्म कर चुकी हो। कालू मेरे खाने पे ना नजर रखा करो, पहले ही मैं बहुत कमजोर होती जा रही हूँ। और फिर वो दोनों भोजन की तलाश में चले जाते। वो दोनों उसी पेड़ के पास चले जाते हैं जिसके नीचे रानो चिड़िया का तरबूज वाला घर था। गोरी की नजर अचानक से रानो चिड़िया पर पड़ती है। वो तरबूज के अंदर चली जाती है। कालू वो देखो रानो, वो तो उस तरबूज के अंदर चली गई, ये कैसे हो सकता है? चलो जाकर देखते हैं कि क्या साहसिक कार्य है। गोरी आखिर तुम्हें चैन क्यों नहीं आ रहा? रानो चिड़िया के घर पर तो कब्जा कर ही लिया तुमने, अब तुम्हें क्या लगे वो जिधर भी जाए? कालू तुम्हें नहीं जाना तो ना जाओ, मैं तो जा रही हूँ। और गोरी कौवी ऐसे कहते हुए वहाँ से चली जाती
है और वो उस तरबूज के पास चली जाती है और देखती है कि उस तरबूज के अंदर तो एक बहुत सुंदर सा घर बना हुआ था और रानो चिड़िया उसमें आराम से बैठी हुई थी। गोरी को तो वो घर बहुत पसंद आया था। उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत ही रानो चिड़िया से वो घर भी छीन ले और फिर वो वहाँ से वापस आ जाती है। देखा ही हो रानो चिड़िया को, कालू वो तो बहुत सुंदर घर है। मैं तुम्हें क्या बताऊँ उस घर के बारे में, मुझे तो वही घर चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। मदद तो तुम्हें करना होगी क्योंकि वो घर भी हम दोनों का ही होगा और वैसे भी रानो को तो उसका पहले वाला घर तो मिल ही जाएगा ना। लेकिन रानो कभी भी नहीं मानेगी। हमने कौन सा रानो से मांगना है, हमने तो बस कब्जा करना है उसके घर पर। लेकिन वो कैसे, वो तो मुझ पर छोड़ दो। चलो अभी मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा, मैं तो आज रात उसी तरबूज वाले घर में गुजारूंगी। और फिर कालू कौवा गोरी के साथ चला जाता है। गोरी रानो के मेन घर के बाहर रानो चिड़िया को आवाज देती है, रानो चिड़िया जरा मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी बात है। और रानो चिड़िया गोरी की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। अब क्या बात है, क्यों आई हो मेरे पास? रानो, मैं तुम्हें बुलबुल का संदेश देने आई हूँ। उसकी तबीयत तो बहुत ही खराब है। तोता भी कह रहा था कि शायद बुलबुल का आखिरी समय आ गया है। बुलबुल तुम्हें बुला रही है, वो तुमसे एक बार मिलना चाहती है। गोरी की बात सुनकर रानो चिड़िया तुरंत वहाँ से चली जाती है। गोरी, इस बार रानो खामोश नहीं बैठेगी, तुम अभी भी बाज आ जाओ अपनी हरकत से। लेकिन गोरी के दिमाग में तो रानो के घर पर कब्जा करने का भूत सवार था। वो तुरंत ही घर के अंदर जाकर घोंसले में बैठ जाती है और कालू कौवा भी बेबस होकर गोरी के पीछे चला जाता है। रानो चिड़िया जब बुलबुल के घर पहुंचती है तो बुलबुल तो बिल्कुल ठीक थी। बुलबुल, क्या हुआ है तुम्हें? रानो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो अच्छी भली हूँ तुम्हारे सामने। गोरी ने एक बार फिर से मुझे धोखा दे दिया। क्या हुआ रानो? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जल्दी से जाना होगा। और रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने तरबूज वाले घर में पहुँचती है तो देखती है कि गोरी और कौवा तो उसके घर में घोंसले के अंदर बैठे हुए थे। गोरी, तुमने मुझसे झूठ बोला और अब तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। वो तो अब हम नहीं निकलेंगे, तुम जाओ यहाँ से और ले लो अपना पहले वाला घर। मुझे तो अब ये घर पसंद आ गया है। और रानो चिड़िया वहाँ से खामोशी से चली जाती है। हैं? ये रानो ने कोई शोर क्यों नहीं डाला? चुप करके इतनी आसानी से कैसे चली गई? गोरी, मुझे तो लगता है कि रानो की खामोशी हमें ले डूबेगी। तुम कभी अच्छी बात ना निकालना मुंह से, जैसी काली शक्ल वैसे ही बात करते हो। और कालू कौवा खामोश हो जाता है और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और साथ ही आ जाती है और देखते बीच बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया तो अपने घर में बैठी बारिश के मजे ले रही थी, जबकि ज्यादा बारिश होने के कारण जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है, जिस कारण तरबूज वाला घर पानी के ऊपर तैरने लगता है। गोरी की तो चीखें निकल रही थी। देखते ही देखते वो तरबूज पानी में डूब जाता है और चालक अपने अंजाम को पहुंच जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी